फ्रेंड्स, बेटा आप बात करते हैं नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है वो है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा, किस प्रकार से उनकी धारा निकाली जाती है, किस प्रकार से उनका आंतरिक प्रतिरोध निकाला जाता है, किस प्रकार से उनका विद्युत भागबल निकाला जाता है। एन सेलों को जोड़ा जाए तब प्रतिरोध क्या होगा, विद्युत भागबल क्या होगा और धारा क्या होगी, ये चीज़ हमने पिछले वीडियो लेक्चर में समझी। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में सेलों का समांतर क्रम संयोजन या क्वार्ट्ज संयोजन किस तरह से किया जाता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, नाउ बिगिन टू स्टार्ट। देखिए बेटा, सबसे पहले पढ़ेंगे परिभाषा कि परिभाषा क्या होती है, फिर इसका मैथमेटिकल रूप पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा परिभाषा क्या है, सेलों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। ध्यान देना कि जब सभी सेलों के जो धन ध्रुव हैं वो एक बिंदु से और जो ऋण ध्रुव हैं वो दूसरे बिंदु से जुड़े हों तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। सभी सेलों के धन ध्रुव एक बिंदु से और ऋण ध्रुव दूसरे बिंदु से जुड़े हों तो उसे सेलों का क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए बेटा, इधर पहली परिभाषा लिख लेते हैं। लिखेंगे जब सेलों के धन ध्रुव एक बिंदु से और ऋण ध्रुव दूसरे बिंदु से जुड़े हों तो इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर बेटा, तो डेफिनेशन समझ में आई कि सभी सेलों के जो धन ध्रुव हैं वो एक बिंदु से और जो ऋण ध्रुव हैं वो दूसरे बिंदु से जुड़े हों तो इस संयोजन को हम सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। आइए डायग्राम से समझते हैं बेटा। देखिए इधर ध्यान दीजिए बेटा, इधर देखिए 3 सेल बनाएंगे बेटा हम लोग, या 2 सेल भी ले सकते हैं आप लोग। दो सेल भी ले सकते हैं और 3 सेल भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम लोग 2 सेलों से काम चला लेंगे और चाहें तो आप ले सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देखो बेटा, आप जानते हैं ये क्या है, प्लस प्लस प्लस, और ये हो जाएगा बेटा इसका माइनस माइनस माइनस। और इन सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है, देखिए पहले सेल का है आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका कितना है R2, इसका कितना है R3। अब देखिए मैं आपसे परिभाषा में क्या लिखाया है कि इन सेलों का जो धन ध्रुव है वो एक बिंदु से कनेक्ट होना चाहिए और जो ऋण ध्रुव है वो एक बिंदु से कनेक्ट होना चाहिए। तो देखिए इधर क्लियर, देखिए एक बिंदु से कनेक्ट हो गया और जो दूसरा बिंदु है जो इसके ऋण ध्रुव हैं वो दूसरे बिंदु से कनेक्ट होंगे। ये स्थिति बन गई। तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। आप यहां से इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इधर एक बात समझो बेटा, इधर देखिए, यहाँ देखिए क्या बदल रहा है बेटा। सपोज करो यहाँ से इसमें आई धारा फ्लो हो रही है, कितनी धारा फ्लो हो रही है, आई। अब धारा का क्या बदल रहा है, पथ बदल रहा है, रास्ता बदल रहा नहीं बदल रहा है, तो धारा का क्या बदलेगा, मान बदलेगा। क्या बदलेगा, मान। लेकिन बिंदु नहीं बदल रहे हैं।
देखो ये तीनों इन तीनों का जो ऋण सिरा है वो एक बिंदु से जुड़ा हुआ है। सपोज करो ये ए हो गया और ये कितना हो गया बेटा, बी हो गया। तो तीनों के जो एक दूसरे हैं वो ए और बी से जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिए बेटा इधर, तो यहाँ बिंदु नहीं बदल रहे हैं तो विभवांतर कैसा रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन धारा का जो रास्ता है वो क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो धारा का मान क्या कर जाएगा, बदल जाएगा। सपोज करो इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है और इसमें I3 जा रहा है। बेटा इसमें I3 जाएगा और यहाँ हमें मिल जाएगा, देखिए ये धारा I1 है, ये I2 है और ये I3 है। यहाँ आके फिर हमें I मिल जाएगी। बेटा इसका जो विद्युत वाहक बल है वो E1, इसका कितना है E2, इसका कितना है E3। तो क्या चीज़ बदल रही है यहाँ पर, धारा बदल रही है। विभवांतर कैसा है, टर्मिनल वोल्टेज कैसी है, इन दोनों की तीनों की सेम है, B है। कितनी है, B। अब ध्यान दो बेटा इधर कि अब आपने कहा कि साहब हमें तीनों सेलों के बदले एक सेल दे दो जिसका विद्युत भागफल इन तीनों के बराबर हो। कैसा हो, बराबर हो। तो समतुल्य परिपथ बनाएंगे बेटा। समतुल्य परिपथ, देखिए इधर ये समतुल्य परिपथ हो जाएगा, ए माइनस और इसका ई है, ई इक्वल, और ये क्या हो जाएगा बेटा, आर इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर इक्वल। यहाँ ए है तो यहाँ पे भी ए आएगा और यहाँ पे भी बी आ जाएगा। क्लियर। इसमें जो धारा है वो अलग अलग है, लेकिन यहाँ से भी धारा कितनी फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है, और यहाँ पे भी हमें कितनी मिल रही है, आई मिल रही है। क्लियर है। तो इसका समतुल्य परिपथ हो गया बेटा। अब आप जानते हैं इसका जो विभवांतर होगा, देखिए इधर B बराबर ई इक्वल माइनस का आई कितना होता है, आर इक्वल होता है। ठीक है ना। तो ये वैल्यू निकल करके आती है हमारे पास। अब बात करेंगे बेटा कि विभवांतरों की किस तरह से निकाले जाएंगे। तो देखिए बेटा इधर इसका मैथमेटिकल रूप लिखेंगे माना E1, E2, E3 विद्युत वाहक बल वाले और R1, R2, R3 आंतरिक प्रतिरोध वाले तीन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यदि इसके समतुल्य सेल लिया जाए तो कुल विद्युत वाहक बल इक्वल तथा आंतरिक प्रतिरोध आर इक्वल होगा। क्लियर है बेटा। तो ये चीज़ आ गई। अब इसमें यहाँ पर जो है धारा का मान बदल रहा है और विभवांतर का मान कैसा है, सेम है। तो हमें क्या निकालनी है, तीनों के लिए धारा निकालनी है। क्या निकालनी है, धारा निकालनी है। तो बात करेंगे प्रथम सेल की। ठीक है ना। देखिए लिखेंगे
प्रथम सेल के लिए धारा। देखिए बेटा इधर निकालनी किससे बेटा, इस वाले से निकालनी है। देख लीजिए इस वाले से धारा निकालेंगे, तो धारा निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो इस वाले सेल के लिए निकालें तो आप जानते हैं B बराबर क्या होता है बेटा, E माइनस का आई आर होता है। तो I की जो वैल्यू आएगी वो E माइनस का B माइनस का कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। क्लियर बेटा, इसके आधार पे क्या निकाली जाएगी, धारा निकाली जाएगी। लिसन भी केयरफुली बेटा, इसके आधार पे धारा निकाली जाएगी यहाँ पर। तो देखिए इधर, तो I1 इक्वल टू पहले सेल के लिए E1 माइनस का B समान रहेगा, B कैसा रहेगा, सबके लिए समान रहेगा, और R1 समीकरण 1। बात करते हैं द्वितीयक सेल की। द्वितीयक सेल के लिए I2 E2 माइनस का V अपॉन R2 समीकरण 2। बात करते हैं तृतीयक सेल की। तृतीयक सेल के लिए देखिए बेटा I3 इक्वल टू हो जाएगा E3 माइनस का B अपॉन R3 समीकरण 3। अब देखिए बेटा इधर कि इन तीनों सेलों के लिए हमने क्या निकाल ली, धारा निकाल ली। तो इन तीनों सेलों की जो धारा है, जो हमने समतुल्य सेल बनाया है, उसकी धारा के बराबर होगी। उसकी धारा क्या होगी, बराबर होगी, होगी नहीं होगी। तो हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए बेटा इधर जो इसकी इस धारा की इक्वल होगा, इस धारा की इक्वल पूरी धारा होगी। तो देखिए इधर लिखेंगे इन धाराओं का योग तुल्य सेल की धारा के बराबर होगा। तो देखिए बेटा I इक्वल टू I1 प्लस का I2 प्लस का I3। क्लियर है, तो इसके इक्वल आएगा, तीनों की वैल्यू रखेंगे बेटा हम लोग। तो I इक्वल टू देखिए इधर, तो क्या आएगा, E1 माइनस का B अपॉन R1 प्लस E2 माइनस का B अपॉन R2 और प्लस E3 माइनस का B अपॉन R3। क्लियर बेटा, तो देखिए ये धारा निकल करके आगे अपने पास। अब यहाँ आपको काम क्या करना है कि आपको R का दोनों पदों में क्या देना है, भाग देना है, जिसे डिवाइड बाई सेपरेशन कहते हैं। सेपरेट डिवाइड बाई सेपरेट, बस डिवाइड दीजिए और सबको अलग अलग कर लीजिए। कैसे करना है बेटा, देखो इधर यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, इधर देखो, इसको देखिए यहाँ से इस जगह देखिए, तो IRQ इक्वल टू, तो E इक्वल माइनस का B, तो I की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी अपने पास E इक्वल माइनस का B, और यहाँ आ जाएगा RQ, यही तो निकल के आएगा भाई। इसको यहाँ I की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे हम लोग, B को इधर ले जाएंगे, उधर उसको ले जाएंगे, तो जो I के गुणा में वो कहाँ चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए इधर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, जो समतुल्य परपथ का जो विद्युत भागफल है, इसको हम लिख देंगे I इक्वल टू E माइनस का B अपॉन R इक्वल। तो लिखना कैसे बेटा, आपको देख लीजिए इधर, इसको लिखना कैसे है, ये लिखना है मैं यहीं पे लिख देता हूँ बेटा डायरेक्ट। तो E इक्वल अपॉन RQ इक्वल और B R इक्वल। क्लियर बेटा,
सबका अलग अलग भाग हमने दे दिया। जैसे इसका भाग E1 में देंगे तो क्या आएगा, E1/R1 आ जाएगा माइनस B/R1 आ जाएगा। क्लियर है सभी के लिए। तो ये हमारे पास क्या था, एक समतुल्य परपथ की धारा थी। देखिए इधर अब आगे, अब इसको भी आपको ऐसे ही करना है। देखिए इधर, अब बेटा देखो इस धारा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, इस समतुल्य धारा की इक्वल होगी। तो इसकी हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर E/R इक्वल माइनस B अपॉन क्या हो जाएगा, R इक्वल हो जाएगा। या आप इसको अभी मत लिखिए, अभी इसी चलने दीजिए बेटा इसको। अब देखिए डिवाइड करेंगे E1/R1 माइनस का B/R1 प्लस E2/R2 माइनस का B/R2 प्लस E3/R3 माइनस का B/R3। क्लियर है बेटा। तो देखिए E1 वाले पदों को एक साइड में कर लेंगे और R वाले पदों को एक साइड में कर लेंगे, B वाले पदों को। तो देखिए I इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। तो ये वाली एक साइड में हो गए। अब बेटा देखो यहाँ से माइनस भी कॉमन आ रहा है और B भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो B हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया बेटा, और कोष्टक में बचेगा 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3। क्लियर है बेटा। तो इसको बोल दीजिए, देखिए यहाँ पर इसको हम बोल देंगे समीकरण 4 बोल देंगे, और इसको बोल देंगे समीकरण 5। तो देखो समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर, ऐसे ही पिछले वीडियो लेक्चर में किया था हमने, 4 और 5 की तुलना करने पर देखो इधर आई है इधर आई है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर हो गए। इधर E इक्वल और R इक्वल की जगह क्या आ रहा है बेटा, इधर देखो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 माइनस है B यहाँ पर है कि नहीं है भाई। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो B/R1 B/R3 B/R3 आएगा नहीं आएगा। तो ये R1 प्लस R2 R3 R इक्वल हो गए। तो लिखेंगे समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर। तो देख लीजिए बेटा, इसको मैं एक बार फिर रिपीट करा रहा हूँ। हम बात कर रहे थे सेलों के समांतरक्रम संयोजन की। तो सेलों का समांतरक्रम संयोजन क्या होता है कि सभी सेलों की धन ध्रुवों को एक बिंदु से और ऋण ध्रुवों को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है, उसे सेलों का समांतरक्रम संयोजन कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि E1 E2 E3 विद्युत भाग वाले 3 सेल हैं जिनका आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 R3 है और इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इन तीनों सेलों के समतुल्य एक हमने अन्य सेल बनाया जिसका कुल विद्युत भागफल E इक्वल है। E इक्वल मतलब टोटल, कुल इक्वल मतलब बराबर, और आंतरिक प्रतिरोध है R इक्वल। ठीक है। तो समतुल्य प्रपथ में जो धारा बहेगी, समतुल्य जो सेल है उसकी जो धारा होगी I बराबर कितनी आती है बेटा, E इक्वल माइनस B अपॉन R क्यू हो जाएगा, जिसका हमने क्या कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया है। तो प्रथम सेल में समांतरक्रम संयोजन में एक बात याद रखनी है आपको कि यहाँ पर धारा का रास्ता बदल जाता है, इसलिए धारा का मान भी बदल जाएगा, लेकिन बिंदु नहीं बदलते। तो सभी के लिए विभवांतर का मान कैसा रहेगा, समान रहेगा। ठीक है बेटा। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि जो चीज़ बदलती है उसको ज्ञात करते हैं, जो चीज़ बदलती है उसको ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास क्या बदल रही है, धारा बदल रही है। तो प्रथम सेल के लिए जो धारा होगी वो ये होगी। मैंने इसके लिए आपको फॉर्मूला बता दिया था। किस फॉर्मूले का यूज किया बेटा हमने इसके लिए, आप जानते हैं B बराबर E माइनस का IR, इसका यूज किया है बेटा हमने। यहाँ से धारा का मान निकाला है, इसको इधर ले जाएंगे और उसको उधर ले आएंगे, तो धारा का मान निकाला। तो बन के लिए बन, देखिए बन के लिए बन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखेंगे। यहाँ आ जाएगा धारा इक्वल टू E माइनस का B अपॉन R, इसका हमने यूज किया है। तो देखिए पहले के लिए बात कर रहे हैं, तो पहले के लिए जो चीज़ बदलेगी, बन के लिए बन, क्यों E विद्युत भागफल सभी का क्या है, अलग अलग है, और R1 आंतरिक प्रतिरोध सभी का क्या है, अलग है, लेकिन B कैसा है, समान है। दूसरी सेल में भी हमने ऐसे ही किया, E2 माइनस का B अपॉन R2 और E3 माइनस का B अपॉन R3। तो इन धाराओं का जो योग है, जो समतुल्य सेल है उसमें बहने वाली धारा के योग के बराबर होगा। तो बेटा देखिए I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I3 प्लस I2। तो सबकी हमने I1 की, I2 I3 की वैल्यू रखी। हमने E1
इसको मैंने आपको बताया डिवाइड बाई सेपरेट करेंगे, R1 का दोनों पदों में भाग देंगे तो R1 E1 अपॉन R1 माइनस का B अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस का B अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 माइनस B अपॉन R3। E1 E2 E3 वाले पदों को एक साइड में किया और दूसरे वाले पदों को एक साइड में कर दिया। तो बेटा समीकरण 4 और 5 से क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे तो देखते हैं क्या निकल करके आता है। देख लीजिए बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए आगे लिखेंगे समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर, समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर देखिए बेटा इधर, तो देखो बेटा यहाँ पर i है और यहाँ पे भी i है, क्लियर। तो ये इसके इक्वल क्या चीज़ निकल के आ रही है बेटा, इसके इक्वल ये वाली चीज़ निकल के आ रही है और इसके इक्वल क्या निकल के आ रही है, ये वाली चीज़ निकल के आ रही है। तो देखिए इधर लिखेंगे E इक्वल अपॉन R इक्वल टू निकल के आ रहा है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, क्लियर बेटा। और B, तो देखिए यहाँ पर तो B से B तो हट जाएगा यहाँ से बेटा, क्यों B यहाँ पे भी है और B यहाँ पे भी है तो हट जाएगा। तो 1 अपॉन R क्यू क्या निकल के आया, देखो पद एक पद एक्स्ट्रा लिखूंगा मैंने हटा दिया है, क्यों B अपॉन R क्यू लिखूंगा और इसके इक्वल टू क्या आएगा, ये वाला पद आएगा तो B से B फिर हट जाएगा। तो यहाँ आएगा 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो बेटा ये कुल धारा आ गई, तो ये चीज़ हमारे पास निकल करके आ गया, क्लियर बेटा। देख लीजिए इसको एक बार। अब बात करेंगे धारा की कि धारा किस तरह से निकाली जाएगी। देखिए बेटा इधर, अब हमें सर्किट में बहने वाली धारा निकालनी है कि धारा कितनी प्रवाहित होगी। तो आप देखिए मैंने जब ये कॉम्बिनेशन बनाया है इसमें धारा कितनी बह रही है, I बह रही है, कितनी बह रही है I। तो बाह्य प्रतिरोध देखो, जैसे इसको मैं इससे सेल से जोड़ दूंगा इस तरह से, बाह्य पर्पज से जोड़ दिया बेटा इसको, इसका प्रतिरोध कितना है R है। तो देखो ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R प्लस R हो जाएगा, R प्लस R हो जाएगा। और विद्युत भागफल कितना है बेटा इसका, E है, ठीक है। तो लिखेंगे बहने वाली धारा, तो देखो बेटा I इक्वल टू आएगा E अपॉन R प्लस R, ठीक है ना। तो यहाँ E इक्वल टू लिख सकते हैं इसको आप लोग और यहाँ R इक्वल टू लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, धारा निकल करके आ गई। ये तो बेटा n सेलों को जोड़ा जाता है बेटा, किसको जोड़ा जाता है, n सेल जोड़े जाते हैं जिनका विद्युत भागफल क्या है, सभी का अलग अलग है, क्या है अलग अलग, समझना बात को। अब हम जो n सेल जोड़ रहे हैं उन सब का विद्युत भागफल अलग है। जैसे मैंने 3 जोड़े और तुम बहुत सारे सेल जोड़ दें तो अलग अलग हो जाएगा ना। लिखेंगे यदि संयोजन में n सेलों को जोड़ा जाता है जिनके विद्युत भागफल E1 E2 ...
En व आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn है। तो देखिए बेटा इधर n प्रतिरोधों जोड़ेंगे तो देखो बेटा इसमें देख लीजिए तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, E इक्वल अपॉन R इक्वल क्या निकल के आएगा, E1 प्लस R1 प्लस E2 प्लस R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 कितना आ जाएगा बेटा, En अपॉन Rn, यही तो निकल के आएगा, En अपॉन Rn निकल करके आ जाएगा। और R इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2 प्लस का 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Rn निकल करके आएगा। तो जब n सेलों को जोड़ा जाता है तो स्थिति ये वाली बनती है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं बेटा n समान सेलों का विद्युत भागबल या n समान सेलों का समांतर क्रम संयोजन। जब n जो सेल है हमारे पास उनका विद्युत भागबल कैसा है, सबका बराबर है, उनका आंतरिक प्रतिरोध कितना है वो भी बराबर है, R है सबके लिए। तो देखिए बेटा इधर बात करते हैं, देखिए बेटा इसको देख लीजिए, देख लीजिए बेटा। अब देखिए आगे लिखेंगे n समान सेलों का संयोजन। कौन सा करेंगे बेटा, समांतर क्रम संयोजन ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। कौन सा कर रहे हैं, समांतर क्रम संयोजन। क्लियर है, देखिए इधर वही तरीका है अपने पास, डॉट 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 और यहाँ हमने क्लियर बेटा, यहाँ ये प्लस है, प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, इसका E है, इसका भी विद्युत भागबल कितना है E और इसका भी कितना है E। क्लियर, अब इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है ये R है, ये भी R और ये भी R। ठीक है, कितने पदों तक, n पदों तक, कितने पदों तक है बेटा, n पदों तक। और किससे जोड़ दिया गया है, एक सर्किट से जोड़ दिया है, n पदों, n टर्म में ध्यान रखना। और इनको ऐसे आप जोड़ेंगे भाई, ऐसे तो जोड़े जाएंगे जिस सेल जो है अपने पास, ये एक पद से जुड़ जाएंगे और ये एक पद से जुड़ जाएंगे। तो n पद है हमारे पास, कितने n पदों तक इसको जोड़ा जाता है। और इसको बाह्य पर्पज से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, R प्रतिरोध हो जाएगा। लिखेंगे, देखिए बेटा इधर सेलों की संख्या कितनी बेटा, n, कितनी है बेटा, n, सेलों की संख्या कितनी है, n। विद्युत भागबल यहीं देख लीजिए बेटा, सेल कितने हमारे पास n है और विद्युत भागबल कितना हो जाएगा बेटा, Ne हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Ne हो जाएगा, सॉरी E रहेगा क्यों, सबको बराबर है। लिखेंगे आंतरिक प्रतिरोध कितना है बेटा, R है। बाह्य प्रतिरोध कितना है बेटा, कैपिटल R। और तुल्य प्रतिरोध लिया जाए, परिणामित प्रतिरोध लिया जाए,
तुल्य प्रतिरोध लगभग R डैश है। कितना है? R डैश। क्लियर? कितना है बेटा? R डैश है। तो अब देखिए कि जो तुल्य प्रतिरोध है R डैश, जैसे हमने वहां पर R इक्वल लिया था ना, ऐसे हमने क्या मान लिया इसको? R डैश मान लिया, या R क्यू मान सकते हैं इसको, R इक्वल मान सकते हैं इसको। आप तो देखिए R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 n पदों तक। कितने पदों तक है बेटा? n पदों तक। कितने पदों तक जा रहा है ये? n पदों तक जाएगा। क्लियर? तो देखिए इधर इसका जो टोटल जो प्रतिरोध है अपने पास, इसको हम लिखेंगे 1/R डैश इक्वल टू n/R। ठीक है ना? तो ये निकल करके अपने पास आएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई। तो R डैश इक्वल टू हो जाएगा R/N। तो ये आ गया हमारे पास निकल करके, तुल्य प्रतिरोध निकल करके आ गया। इसे बोल दो समीकरण 1 लिखेंगे। अब इसमें देखो इन संयोजन में ध्यान देना बेटा इधर, इस संयोजन में हमने क्या जोड़ दिया है? एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया, जिसका मान कितना है? R है तो है भाई। ये जो प्रतिरोध जोड़े गए इनका जो तुल्य प्रतिरोध तो कितना है? R डैश है। लेकिन इन तीनों सेलों को किसी पर्पज से जोड़ेंगे, ऐसे तो जोड़ेंगे बेटा। इसको देखिए इधर भाई, ध्यान दो इधर, इन तीनों को एक बिंदु से जोड़ो। ये जोड़ दिया हमने, तो यहाँ क्या लोगे आप? कुछ ना कुछ क्या लोगे? प्रतिरोध लोगे नहीं लोगे? कुछ ना कुछ क्या होगा? इसका प्रतिरोध होगा भाई। इसका कितना है टोटल? R है। कितना लिया हमने? R लिया है। तो टोटल प्रतिरोध निकालेंगे। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे। लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध देखिए जोड़ा कितना आ जाएगा? R प्लस R डैश ही तो आएगा, R प्लस R डैश ही तो आएगा, है ना? R प्लस R डैश आ जाएगा। और इसको आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, नीचे लिख देंगे R प्लस R डैश की वैल्यू कितनी है? R/N। ये हो गई बेटा अपने पास। अब लिखेंगे बहने वाली धारा। देखिए कहेंगे यदि बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा I है, तब देखिए बेटा I इक्वल टू क्या आएगा? विद्युत भागबल कितना है बेटा अपने पास? E है। कितना है? E। देखिए E है भाई। धारा क्या होता है? ओम के नियम से B/R ही तो होता है। तो B मतलब वोल्टेज, तो वोल्टेज यहाँ पे कितनी है बेटा? विद्युत भागबल का काम करेगी E। और प्रतिरोध कितना है बेटा? R प्लस R/N ही तो है। टोटल प्रतिरोध कितना है भाई? ये तो निकल के आएगा। आप देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो NR हो जाएगा, और N कहाँ पहुँच जाएगा? फिर ऊपर पहुँच जाएगा। तो वैल्यू क्या निकल के आएगी? NE/NR प्लस R। तो ये क्या आगे बेटा निकल करके बहने वाली धारा निकल करके आ गई। इसको देख लीजिए एक बार। देखिए बेटा इसकी विशेष स्थितियां देखेंगे, लिखेंगे विशेष स्थितियां। तो देखिए बेटा विशेष स्थितियों में सबसे पहली जो स्थिति बनेगी हमारे पास वो बनेगी नंबर 1, जब देखो बेटा इधर, जब NR की वैल्यू क्या है बेटा? बहुत ज़्यादा है। किससे? R से। तो R को छोड़ने पर, R को छोड़ देंगे बेटा यहाँ पे। देखिए इधर
एन आर की वैल्यू ज़्यादा है तो जो धारा निकल के आएगी बेटा अपने पास वो आएगी एन ई अपॉन आर, छोड़ दिया एन से एन क्या हो गया, क्लियर हो गया, तो ई अपॉन आर। तो एक सेल की धारा है ये कितनी सेल की है, एक सेल की है, तो संयोजन कैसा हो गया, निरर्थक हो गया। कैसा हो गया, निरर्थक, ठीक है ना, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से ज़्यादा है। लिखेंगे एक सेल की धारा थोड़ा संयोजन कैसा हो गया हमारे पास, निरर्थक हो गया, संयोजन निरर्थक, कोई अर्थ नहीं निकलेगा इस स्थिति में, क्योंकि एक सेल की धारा आ रही है, बस एक सेल से कुछ नहीं होने वाला। अब बात करते हैं बेटा दूसरे पॉइंट की। देखिए इधर दूसरे पॉइंट में क्या है, यदि आर की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है किससे, एन आर से, तो एन आर को छोड़ने पर तो देखिए बेटा इधर, तो आई इक्वल टू निकल के आएगा एन ई अपॉन क्या आएगा बेटा, आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या, एन इंटू ई अपॉन आर। तो देखिए मतलब जो एक सेल से जो बाह्य परपथ में या जो धारा प्राप्त हो रही है सेलों से हमें, वो एक सेल से प्राप्त धारा की एन गुना है। तो संयोजन कैसा हो गया, सार्थक हो गया भाई, एन गुना मिल रही है हमें, बहुत धारा मिल रही है, ठीक है। तो संयोजन कैसा रहेगा, सार्थक रहेगा। लिखेंगे संयोजन सार्थक, क्लियर बेटा। कुल धारा एक सेल से प्राप्त धारा की n गुना है, क्लियर बेटा। तो ये आ गया हमारे पास सेलों का समांतरक्रम संयोजन, और स्थिति कब है, जब n समान सेल संयोजन में जुड़े हों। तो बेटा स्थिति क्या बन के आई अपने पास, आर डैश इक्वल टू निकल के आया आर अपॉन एन, जो कुल धारा निकल के आती है ई इक्वल टू आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर अपॉन एन, मतलब एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, क्लियर बेटा। इसकी दो स्थितियाँ हैं, जब इस तरह से जोड़ेंगे आप लोग, सेलों की संख्या हमारे पास एन है, विद्युत भाग बल ई है, और आंतरिक प्रतिरोध आर है, और बाह्य प्रतिरोध कितना है, आर। तो तुल्य प्रतिरोध इसका आर डैश हमने मान लिया है, तो ये कंडीशन बन करके आती है। तो ये टॉपिक जो समांतरक्रम संयोजन है सेलों का, वो समाप्त होता है। तो मैंने आपको दोनों संयोजन आपको करा दिए। इससे अगले वीडियो लेक्चर हम बात करेंगे सेलों का मिश्रित संयोजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।